नमस्कार दोस्तों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम रिसेंटली होना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिएगा। आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए ज़रा आज का नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उपकरण के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा 4 गुना हो गई है, इसमें से प्रवाहित धारा में निश्चित ही हुई है, यानी वृद्धि हुई है कि कमी हुई है। दोस्तों, ऊष्मा के लिए अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो I²RT का फॉर्मूला रहता है और ये है जूल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यदि हम धारा के आधार पर देखें तो धारा के वर्ग के समानुपाती ऊष्मा होती है। ऊष्मा को हम बता रहे हैं कि 4 गुना हुआ है, इट मीन्स करंट का मान जस्ट डबल हुआ है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए सही रहेगा। धारा का मान 2 गुना हुआ है, जिससे उत्पन्न ऊष्मा जो है वो 4 गुना हो गया है। अगला सवाल, फ्यूज का मूल्यांकन किस में किया जाता है? फ्यूज की यहाँ पर रेटिंग पूछी है। दोस्तों, 2 सवाल आते हैं फ्यूज के बारे में। एक है फ्यूज की विदारण क्षमता किस में होती है, एक है फ्यूज की रेटिंग किस में होती है। फ्यूज की रेटिंग की जब बात करें तो वो एम्पियर में होती है, और अगर यहीं इसकी विदारण क्षमता, जिसे इंग्लिश में हम रप्चरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, तो ये MVA में होती है, यानी मेगावोल्ट एम्पियर इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल कॉपर से रिलेटेड है कि तांबे के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 29 होते हैं, सभी को याद होगा। अगर इसके वितरण की बात करें तो कैसे होगा, तो 2, 8, 18 के हिसाब से इसमें वितरण होगा। और अगर आप देखते हैं तो लास्ट में कितने बचेंगे, इसमें 29 के हिसाब से अगर देखते हैं तो 1 रह गया। 2, 8, 18 और 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगला सवाल कि ऐसी वितरण प्रणाली में सामान्यतः कौन सा प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी इनमें से ऐसा कौन है जिसे एसी के डिस्ट्रीब्यूशन में हम काम में नहीं लेते। डिस्ट्रीब्यूशन 2 फेज 3 तार में भी उपलब्ध है, 3 फेज 3 तार में भी उपलब्ध है, सिंगल फेज 3 वायर में भी है, लेकिन 1 फेज के साथ 4 तार हो, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कहीं भी नहीं मिलेगा आपको देखने को। सी ऑप्शन रहेगा। 1 फेज और 4 तार जो है डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटर के बारे में है, 6 पोल का है वो। एक साइकिल जब कंप्लीट करेगा तो टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होगी, ये फॉर्मूला पूछा है। अल्टरनेटर हो या मोटर, 1 साइकिल में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। 180 को जब आप पोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना सी, 1080 डिग्री जो है इसका कुल वैद्युतिक डिग्री होगा। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल कि निम्न में से कौन सी अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। देखो, रिपल्सन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, ये तो वैसे भी सिंक्रोनस मोटर नहीं है, एसी सीरीज मोटर भी नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल मोटर ही एक ही है सिंक्रोनस मोटर, और वो है प्रतिष्ठा। है कि करंट और वोल्टेज में एक फेज में होने पर शक्ति गुणक का मान क्या होगा। देखो, एक फेज का मतलब अपन इंग्लिश में बोलते हैं इन फेज होना। इन फेज का मतलब होता है करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर 0, और जब फेज अंतर 0 हो उस समय पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। बी उत्तर के साथ जाएंगे, जब करंट और वोल्टेज इन फेज हो तो पावर फैक्टर इकाई होता है। इकाई पावर फैक्टर वाले सर्किट है कौन कौन से, अगर आपसे ये पूछा जाए तो टोटल 3 सर्किट याद रखना। नंबर 1 पर है डीसी का सर्किट, इसका पावर फैक्टर सदैव इकाई होता है। नंबर 2 पर है एसी में, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो यानी शुद्ध प्रतिरोधी सर्किट हो। नंबर 3 पर है एसी में, जब अनुनाद सर्किट हो यानी रेजोनेंस हो। रेजोनेंस चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में हो, पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है।
बी उत्तर के साथ जाएंगे, यूनिटी पावर फैक्टर कहेंगे। अगला सवाल है, कैपेसिटर की समांतर प्लेटों के बीच जब दूरी बढ़ती है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटी और प्लेटों के बीच डिस्टेंस की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का संबंध इनमें होता है, यानी धारिता जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी बढ़ती है तो धारिता घटती है, उत्तर बी आएगा। और धारिता दूरी के संबंध में ना देवें और आपको प्लेटों के थिकनेस के बारे में देवें तब भी याद रखें प्लेटों की मोटाई के भी वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी अपोजिट होता है। अगला सवाल है कि यह है एसी परिपथ में धारा परिवर्तनों का विरोध है। एसी सर्किट में धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध अगर कोई करता है तो ये गुण किसी कुंडली में ही पाया जाता है। कुंडली के इस गुण को इंडक्टेंस कहा जाता है, जिसकी इकाई हेनरी होती है। कैपेसिटेंस की अगर बात की जाए आपसे तो ध्यान रखना ये वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध है। जब वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध होता है तो इसमें एक धारा का प्रवाह होता है। जब कुंडली धारा परिवर्तनों का विरोध करता है तो इंडक्टेंस के कारण इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न होता है और ये ईएमएफ नेंज नियम का पालन करता है। इसे हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ यानी स्व प्रेरित ईएमएफ भी कहते हैं। सी उत्तर सही रहेगा। धारा परिवर्तनों का विरोध इंडक्टेंस कहलाता है। याद रखिएगा, धारा प्रवाह का जो विरोध होता है ना, उसे हम प्रतिघात बोलते हैं। अगर प्रतिघात इन कुंडली में हो, इंडक्टर में हो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। अगर धारा प्रवाह में प्रतिघात कैपेसिटर के द्वारा दिया जाए तो इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी एक्ससी कहा जाता है। दोनों की वैल्यूएशन निकालेंगे तो वो आता है इम्पीडेंस, इसे हम जेड से प्रतीक दर्शाते हैं। अगला सवाल है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होगा जब लंबाई और क्षेत्रफल का मान हो। देखो, प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है रोहे इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, वो ये कह रहा है कि आर और रोहे का मान 1 होगा या बराबर होगा। तो कब बराबर हो सकता है? जब लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया 1:1 हो। अब देखो, मिलान क्या करना है एक्चुअल में कि जब दोनों यूनिट सही हो गई तो फिर आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। यानी या तो 1 मीटर वाला है, इसमें देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर दे दिया और 1 मीटर में 1 वर्ग मीटर दिया, तो सी ऑप्शन के साथ जाना होगा। 1 मीटर और 1 वर्ग मीटर वाला सही है। इसमें 1 सेंटीमीटर और 1 वर्ग सेंटीमीटर होता तो वो भी उत्तर आपका सही हो जाता। मतलब ध्यान रखें कि यूनिट सेम होनी चाहिए, तब अपने आर और रो जो बराबर हो सकती है। अगर एल और ए का मान 1 यूनिट में हो, समान इकाई में हो और बराबर मान हो। खैर, अब इससे उत्तर आपको सही करना है, ए नहीं होगा इसका। अगला सवाल है, 120 वोल्ट पर चलने वाले एक टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति कितनी होगी। पी ज्ञात करना है तो पी बराबर V² अपॉन आर कर दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 120 × 120/60 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 240 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है कि प्रारंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए फ्लोरेसेंट लैंप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्यूबलाइट में हाई स्टार्टिंग वोल्टेज देने के लिए चौक होती है और स्टार्टर इसका मेक और ब्रेक करवाता है। यानी हाई इनिशियल वोल्टेज हमें चौक प्रोवाइड करवाएगा। ये धारा को नियंत्रित करने का काम भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी करंट को कंट्रोल करेगा और प्रारंभ में हमें अधिक वोल्टता प्रदान करेगा। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको डोपिंग बोलते हैं। हिंदी में मादन अथवा अपमिश्रण बोला जाता है। अशुद्धियाँ क्यों मिलाई जाती है, तो इसके लिए होता है कि चालकता इंक्रीज करना। जब हमें अर्धचालक की चालकता बढ़ानी हो तो उसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। अशुद्धियाँ मिलाने से पहले जो पदार्थ होता है उसको इंट्रिंसिक, और अशुद्धि के बाद जो नया पदार्थ होता है उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक में आते हैं पी टाइप और एन टाइप, इंट्रिंसिक में आते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगला सवाल है कि जब रोटर सिंक्रोनस गति से चल रहा हो तो रोटर फ्रीक्वेंसी का मान कितना होगा। 0 होगा, नो डाउट।
क्योंकि रोटर फ्रिक्वेंसी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रिक्वेंसी, एफ आर बराबर क्या होता है, एस इंटू एफ होता है। रोटर गति सिंक्रोनस गति बराबर होगी तो स्लिप का मान कितना है, 0। 0 है तो रोटर का फ्रिक्वेंसी भी कितना होगा, 0। सिंगल फेज शेडेड पोल मोटर में प्राय निम्न में से क्या होता है, बहुत सिंपल है, केज टाइप रोटर होता है। स्टार्टिंग टॉर्क अपन कह सकते हैं निम्न होता है, पावर फैक्टर भी ठीक ठाक होता है मोटर का, वाउंड रोटर उसमें होता नहीं है, तो केज टाइप रोटर उसमें पाया जाता है। तो बस दोस्तों अभी के लिए फ़िलहाल इतने करवाएंगे, नेक्स्ट और वीडियो में जल्दी आपको और जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।